मैं सनम एजाज। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा देख रहे हैं उर्दू खबरनामा सनम के साथ। उर्दू खबरनामे में शुरुआत हम करते हैं सरहदी जिला बारामूला की लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक अगले पोस्टों में एक ऑपरेशन टास्क करते हुए एक फौजी की मौत वाक़ा हुई है और फौज ने इस बारे में तस्दीक करते हुए बताया है कि मारे गए फौजी का नाम गुरप्रीत सिंह है और उसका ताल्लुक पंजाब के गुरदासपुर शहर से है। फौज ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए लिखा भी है कि फॉरवर्ड एरिया में ऑपरेशनल टास्क देते हुए गुरप्रीत सिंह की बदकिस्मती से मौत वाक़ा हुई है, जिस पर फौज अफसोस का इजहार करती है और फौज गम की इस घड़ी में गमजदा खानदान के साथ यकजहती के लिए खड़ी है और उनकी खैरियत के लिए पुरअज़्म है। सरहदी ज़िला बारामूला का अगला फॉरवर्ड पोस्ट जहां पे एक फौजी की मौत वाक़ा हुई है, गनर की गुरप्रीत सिंह की मौत वाक़ा हुई है। लेकिन अब आपको सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का रुख करते हैं जहां आज मेला लगा हुआ था। यूजुअली मेला तब लगता है जब कोई बड़ा मामला हो और मेले जैसी सूरत-ए-हाल जो है कुपवाड़ा में लगी हुई थी और ये मेले की सूरत-ए-हाल जो है ये उम्मीद के लिए थी। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा से लेकर वादी कश्मीर के लोगों को उम्मीद जागी है। यूं जम्मू कश्मीर के अवाम को एक उम्मीद जागी है और ये उम्मीद जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह आर स्वेन से है। आर स्वेन ने जब से ही अपना पब्लिक दरबार शुरू किया है तो बड़ी तादाद में लोग अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं। 100% उम्मीदों पे तो खरा कोई उतर नहीं सकता, दुनिया की ऐसी कोई ताकत तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो पॉजिटिवनेस वहां से देखने को मिल रही है उसका ज़मीनी इम्पैक्ट ये है। उन्हें कल आज कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में अवामी दरबार में शिरकत करनी थी और इस अवामी दरबार के दौरान वो अवाम के मुतालबात सुनते, मसाइल को हल करने की कोशिश करते और फिर यहाँ पे मामला हो सकते, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो आज इस दरबार में नहीं आ सके और उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि कल वो ज़रूर आएंगे। आपको बताते चले इस दरबार की उम्मीद ये थी कि नॉर्थ कश्मीर का पहाड़ी ज़िला, दूर दराज का इलाका और लोगों को कितनी उम्मीदें और कितने मसाइल हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि खुद कुपवाड़ा ज़िले के साथ साथ वादी कश्मीर के दूसरे अजला से भी लोग यहाँ पहुँच रहे थे। बारामूला से, अनंतनाग से, शोपियां से, कुलगाम से भी लोग कुपवाड़ा पहुँच रहे थे और ये मेले जैसी सूरत-ए-हाल जो इसलिए बनी हुई थी क्योंकि लोगों के मसाइल हैं, मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों की परेशानियाँ हैं और इन्हीं मसाइल मामलात की उन्हें एक उम्मीद है और वो है आर स्वेन। आर स्वेन ने ट्वीट भी किया था, उनके इस पुलिस महकमे की तरफ से आज ट्वीट भी हुआ और ट्वीट में आर स्वेन के हवाले से बताया गया कि आज मजबूरी की वजह से वो नहीं आ सके हैं और ये कल होगा उसी जगह पे, यानी कल कुपवाड़ा में ये होगा। लेकिन लोगों की उम्मीदें थी, जरा हम लोगों से पूछ लेते हैं, सुन लेते हैं लोगों की, लोग क्या क्या मसाइल लेके आए थे और कितनी उम्मीद उन्हें जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह से है। योर साहब वार कार तो बहुत हंदवारा मावर बच्चे जो मोन नाव गुलाम हसन शाह, वल्द वली मोहम्मद शाह, बे अब्दुल अजीज ठोकुर तो बच्चे तुम बेकसूर बंद तम गई 2 वरी वनो अत साहबस क्या सोन बाब मोज थवान सैनिस वनस गौर तो सह करान मालूम तिमन मा खता तिमन मा राहत 2 वरी गई तिमन बंद तो अमिक किन आमुत वनो साहबस तुम गसन रहा बड़ महन पेमुत तुंद अयाल पे वनकन मजूर दह करान वनकन नेरा तो वनकन मजूर दह त बना मे रेश सफेदस युद्ध बार प्युन या अके यौरकन ब्या अब्दुल अजीज ठोकुर अमिस यह बार प्युन यह वनो साहबस वात सहूलियत, तुम गसान आजाद पन पन परिवार पन पन अयाल सामान। कि मुझे ये मामला है कि मुझे एक ही बच्चा था जिसका मर्डर हुआ था 2018 में। उसके बाद आज तक उन्होंने पूरा अपटर्न बैन किया था कि लास्ट पर एटेम्प्ट हो गया मामला। कौन था कौन नहीं था उनको पता था क्राइम ब्रांच का, क्राइम ब्रांच श्रीनगर जहांगीर चौक। अब मैं डीजीपी साहब के पास पहुंचा है कि मुझे इंसाफ मिलेंगे, उसके पास बहुत टाइम मैंने काट दिया, सफ़र मैंने बहुत किया। आज इस साहब के पास पहुंचा हूँ मैं कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा, यहाँ में भी लोगों को भी इंसाफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। जो साहब है वो रामदिल अफसर है यहाँ, जो लोग आ रहा है यहाँ कल आबाद रोजान तो बच बंद तो पेम कश पेम कुन अंस वातान लिहाजा मेहरबानी कर आजाद अमिक गर्ज आमत तो लिहाजा जबरदस्त
अब लोगों का गम देखा तो अपना भी गम भूल गया, ऐसा ही होता है। जमीन पे जब लोगों से बात की आज तो मालूम हुआ बहुत परेशान है। ज्यादा तादाद में वो लोग आए थे जिनके बच्चे मुल्क की मुख्तलिफ कैदों में बंद हैं। अक्सर लोग बता रहे थे कि बेगुनाह हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी के, और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह मामले में कोई बच्चे के दुख को लेकर आया था, कोई पड़ोसी का दुखड़ा लेकर आया था, किसी को अपनों ने मारा था, कोई अपनों की मार खा के आया था, और किसी का, कुछ लोग खाकी का भी बता रहे थे। तो आर स्वैन से उम्मीद थी कि खाकी हो या कोई और हो, आर स्वैन रियासती पुलिस के सरबराह जब से आए हैं, लोगों की उम्मीदों के पहाड़ खड़ा हो गए हैं। और उन्हीं पर नजर डालते हैं हमारे साथी साहिल शमीम कुपवाड़ा से सारे मामले को कवर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया साहिल, बहुत बताइएगा किस तादाद में लोग आए थे? जिस तरह विजुअल्स में या लोग बता रहे थे कि बड़ी तादाद में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से सब लोग वहां से आए थे। आपने लोगों से पूछा वो कितनी उम्मीदें लेके आए हुए थे? जी सर, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवाड़ा में आज जो है डीजीपी को यहाँ पर जो है एक पब्लिक दरबार करना था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुपवाड़ा में, लेकिन किसी कारण की वजह से वो जो है अब पोस्टपोन हो गया है। लेकिन काफी सारी तादाद में यहाँ पर जो है लोग वो यहाँ पर आए थे। हालांकि इसमें जो है हमने सिर्फ कुपवाड़ा जिले के ही लोग नहीं बल्कि अदर डिस्ट्रिक्ट यानी कि बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ पर आए थे, यानी कि साउथ से भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे, बाकी डिस्ट्रिक्टों से, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पर लोग पहुंचे थे। उनको जो है आज उम्मीद थी कि वो डीजीपी साहब से जो है अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो है डीजीपी साहब ने यहाँ पर जो है आज पब्लिक दरबार रखा था टीपीएल कुपवाड़ा में, तो सुबह से ही यानी कि कड़ाके की ठंड में सुबह से ही लोग यहाँ पर आए थे और लंबी कतारें वहां पर लगी थी और अपने नाम जो है वो दर्ज करा रहे थे, अपनी रजिस्ट्रेशन वहां पे करा रहे थे। तब जाके जो है उनको मौका मिलता कि वो डीजीपी के साथ जो है वहां पर पहुंचते और अपनी बात वहां पर रखते। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये पोस्टपोन हो गया है। लेकिन लोगों को जो है काफी उम्मीदें हैं जब से डीजीपी साहब ने यहाँ पर जो है ओहदा संभाला है, तो लोगों को काफी बिल्कुल लोगों को उम्मीदें हैं। साहिल, अब एक और सवाल है। यूजुअली आपने लोगों से बात की, हमने भी कुछ लोगों को बताई। अक्सर लोग जो कहते हैं उनके बच्चे, ज्यादा तादाद में वो लोग आए थे जिनके बच्चे कैदों में, मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में, वो उस हवाले से आए थे। कुछ लोग आ रहे थे कि इंसाफ नहीं हो रहा है। ज्यादा तादाद में लोग क्या थी, क्या उनके मामला कुछ पता चला किस तरह के थे? कुछ खाकी पर भी, पुलिस पर भी इल्जामात बहुत से लोग लगा रहे थे, जिस तरह आप लोगों से बात की। कुछ ये सारे मामला जो हैं उस पर आपका क्या, कितना रद्दअमल, मतलब किस तरह के ज्यादातर मसाइल थे लोगों के? जी सर, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है काफी सारी तादाद में वहाँ पर लोग आए थे, लेकिन लोगों के जो है मुख्तलिफ मसाइल थे। खासकर अगर हम बात करेंगे जिस तरह से जो है अभी कुछ लड़के जो है वो मुख्तलिफ जेलों में बंद है, उनके वालिदैन यहाँ पर आए थे ताकि वो डीजीपी साहब से मिले और उनसे वो अपील करे कि उनको जो है जल्द से जल्द रिहा किया जाए। या अगर हम बात करेंगे कोई ऐसा भी मसला था, यानी कि किसी की सड़क बंद थी, किसी का कुछ और मसला था, या कई लोग जो है जो घर से बेघर हो गए हैं, जिनके आग में जो है मकान जो है वो खाकतर हुए, वो भी अपनी बात जो है डीजीपी साहब के साथ रखना चाहते थे। वही अगर हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ पर आए थे और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से लोग यहाँ पर पहुंचे थे। उनको जो है उम्मीद है कि अब जिस तरह से डीजीपी साहब ने जो है पब्लिक दरबार शुरू किया, हालांकि सरहदी जिला कुपवाड़ा पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर डीजीपी को आज यहाँ पर आना था और यहाँ पर जो है पब्लिक दरबार करना था, क्योंकि पीएचक्यू में उन्होंने जो है काफी सारे लोग दरबार किए। बहुत शुक्रिया पीएचक्यू में बात किए, हेड ऑफिस में बात किए, बहुत बहुत शुक्रिया। पीएचक्यू में किए, श्रीनगर में किया, जम्मू में किया, सेंट्रल ऑफिस में किया, लेकिन किसी बाहर दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट, कुपवाड़ा वाला डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आज अवामी दरबार होना था। और अवामी दरबार के दौरान कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जो लोकल लेवल पे भी हल हो सकते थे। जब लोगों से बात की, लोकल एसपी, लोकल एसएसपी या लोकल थानेदार भी वो हल कर सकता था। लेकिन कहीं न कहीं डीजी साहब तक की बात पहुंचनी एक तरह से सवाल भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि डीजी साहब ऐसे मामलात में जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं उनको भी बताएंगे कि आप अगर हल कर सकते हैं तो इस आदमी का वक्त, इस आदमी का इस ठंड में निकलना और डीजी साहब का जो वक्त है इम्पोर्टेंट होता है, वो इस मामले के लिए यह बड़ा संगीन जो मामला अगर डीजी साहब व लोकल का एसएचओ, लोकल का एसएसपी हल कर सकता है तो उस वहाँ पे हल न हो, डीजी साहब से उम्मीद हो, ये बड़ा सवाल है। चलिए नाज़रीन, ये तस्वीर का एक पहलू और तस्वीर के दूसरे पहलू पर भी हम चलते हैं और तस्वीर के दूसरे पहलू पे हम इंतखाबात की बात करेंगे।
और चलिए कुछ इंतखाबात की बात करें। पंचायती इंतखाबात हों या दूसरे इंतखाबात, नजरसानी शेड्यूल और स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा नजरसानी शेड्यूल के मुताबिक मसूदे पंचायत इंतखाबी फहरिस्त के अशात 15 जनवरी 2024 से शुरू होगी। युक्म जनवरी 2024 को इन तमाम लोगों के लिए अहलियत की तारीख के तौर पर रखा गया था। 18 साल की उम्र के जो लोग पहुंच गए थे, वो रजिस्ट्रेशन के अहल हो चुके थे, तो उनका नाम पंचायती इंतखाब फहरिस्त 2024 में रखने के लिए रखा गया था। इस तरह दावे दायर करने, इजाफी हदफ, तस्सी और मुंतकली के लिए एतजाज़ की मुद्दत भी 15 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक रखी गई है और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के दावों और एतजाज़ को निपटाने की तारीख 16 फरवरी 2024 है, जबकि इंतखाबी फहरिस्त 2024 को हतमी इशात 26 फरवरी 2024 को की जाएगी। और नाज़रीन, आपको ईडी का हाल अहवाल भी बताते चले। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने नोटिस भेजा, फारूक अब्दुल्ला नहीं आए। फारूक अब्दुल्ला से पहले भी ना आने का सिलसिला हमने देखा और ईडी की तरफ से जहां मुख्तलिफ मामलात को अक्सर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान को नोटिस जारी किए जाते हैं, वहीं फारूक अब्दुल्ला के बाद या यूं कहें फारूक अब्दुल्ला से पहले डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी ईडी को खातिर ख्वाह में नहीं लाते हैं और लगातार वो ईडी की समन्स वगैरह जो होते हैं उस पर लगभग 8 के करीब उसको नोटिस भेजे गए, वो नहीं आ रहे हैं। आज भी उनको नोटिस था, नहीं आया और बीजेपी इस पर सरापा या सीखपा है और बीजेपी लीडरान कह रहे हैं कि ईडी अपना काम कर रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ इन कार्रवाई को बीजेपी के साथ जोड़ के दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें आना पड़ेगा। कब आना पड़ेगा ये तो बात की बात है। जरा बीजेपी सुनते हैं, उसके बाद ताबिश के पास चलेंगे। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, ये ईडी से क्यों डर रहे हैं? ईडी से भी नहीं, संस्था अपना काम कर रही है। ये शब्द ही गलत है कि हम विपक्ष के नेताओं कर रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, जिन संसाधनों से गरीबों को गरीबी रेखा से निकाला जाना चाहिए था, इन्होंने अपना पेट भरने का काम किया है और ईडी वही काम कर रही है। ये बताएं सारे विपक्ष के नेता, जो नोट मिले रहे हैं वो गड्डी नकली है क्या? नोट असली नोट है। कौन सा कानून कहता है घरों को नोटों से भर कर रखो? सभी नेताओं के पास ऐसा मिल रहा है। और इनका जो अलायंस है ना, ये अलायंस राजनीतिक अलायंस नहीं है, घोटालेबाजों का अलायंस है। ये सब घोटालेबाज हैं। एक प्रभाविक तरीके से प्रभाव डालने का काम कर रहे हैं, इकट्ठा होकर किसी प्रकार से हम बच जाएं। लेकिन मोदी जी का संकल्प उनको बार बार याद आना चाहिए कि उन्होंने कहा है किसी भी नहीं भी गरीबों की उन्नति के पैसे को जो गरीबों पे खर्च होना चाहिए था, उसने अपने महल बनाने के 45 करोड़ के 40 करोड़ के अपने महल बनाने का काम किया है, 2-2 लाख के पर्दे लगाने का काम किया। बीजेपी के लीडरान का इल्जाम, लेकिन ईडी की नोटिस पर फारूक अब्दुल्ला नहीं आए, उससे पहले अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे थे। लगभग 8 के करीब इनको नोटिस गई है। ताबिश कमाल से हम जानेंगे। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा कि ईडी अब क्या करेगी। यूजुअली पहले कहा जाता था, मैंने परसों नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता से पूछा था कि फारूक अब्दुल्ला को बुलाया है, फारूक अब्दुल्ला क्या करेगा, तो उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहा है, जो करना है ईडी को करना है। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है, वो आ नहीं रहा है, तो ईडी क्या करेगा? देखिए, 4 के करीब नोटिस तब तक आ चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास। आज चौथा नोटिस ईडी की तरफ से गया था, लेकिन उन्होंने आज भी डिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो नोटिस है, ये बीजेपी का जो नेशनल हेडक्वार्टर है वहां पर टाइप किए जाते हैं, वहां से ये अधिकारियों पर प्रेशर बना करके वहां से ये तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको भेजे जा रहे हैं। और ऐसे में हम लोग इन नोटिस को नहीं मानते हैं। पहले ईडी को ये बताना होगा कि आखिर क्यों वो नोटिस दे रहे हैं, क्यों वो हमको बुलाना चाह रहे हैं, उनके क्या सवाल हैं। पहले भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक लेटर लिखा गया था ईडी को, जिसमें ये कहा गया था पहले आप अपने सवाल बताइए, किन सवालों को लेकर के आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, क्या आपके सवाल हैं, किसके लिए आप जांच करना चाहते हैं। उस वक्त भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ जाने से इनकार कर दिया था। और आज जब चौथा नोटिस गया है, तो आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जब तक ये नहीं बताया जाएगा आखिर ईडी क्यों नोटिस कर रही है, क्या सवाल है, तब तक जाने के पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि देखिए, ईडी अगर लगातार समन करेगी तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से, ईडी कोर्ट की तरफ से एक आदेश हो जाएगा जहां पर इन लोगों को मजबूरन वहां पहुंचना होगा, अदरवाइज वहां उनको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। और अगर ऐसे में अगर इन लोगों के वारंट निकलते हैं तो अरेस्ट होने के बाद इन लोगों को ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक अब इस पूरे मामले पे ढील दी जा रही है या सियासत की जा रही है, तब तक के लिए अच्छा है। लेकिन जब इनके वारंट निकलेंगे तो इनको जाना ही पड़ेगा और हालत में जाना पड़ेगा। जिस तरह से हमने देखा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको भी ईडी के नोटिस मिले, फिर उनको पुलिस की गिरफ्तारी हुई। ऐसे ही हमने कई मामलों में तमाम लीडर्स को देखा है जो ईडी के नोटिस पर नहीं गया, उसके बाद वारंट इश्यू होते हैं और उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट करने पहुंचती है और उसके बाद उनकी
गिरफ्तारी के बाद उनको पेश होना ही पड़ता है। तो ऐसे में अगर जब तक ये लोग नहीं जा रहे हैं तब तक तो ठीक है, तब तक इस पर पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन जिस वक्त इस पर वारंट इश्यू होंगे उस वक्त इन लोगों को पुलिस अरेस्ट करने आएगी और इनको जाना पड़ेगा। लास्ट में यही इसका सूरत हाल है। और जब तक ये लोग इस पर, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, चाहे वो गवर्नमेंट या बीजेपी के लीडर हो, अधिकारी हो, जब तक इस पर राजनीति हो रही है तब तक हम कह सकते हैं सनम राजनीति हो रही है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ईडी ने किसी चीफ मिनिस्टर को नोटिस दिया हो। हेमंत सोरेन का पूरा मामला भी चल रहा है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है बिहार के, उनका पूरा मामला चल रहा है। इस जज में कई सीएम, डिप्टी सीएम और कई लीडर्स आए हुए हैं और अपोजिशन का ये आरोप है कि सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स को ही ईडी नोटिस कर रही है। बाकी जो तमाम लीडर्स हैं जो बीजेपी में चले गए हैं और कई लीडर्स का नाम भी अपोजिशन के लोग ले रहे हैं, उनको आखिर क्यों ईडी नोटिस नहीं कर रही है, क्यों उनको नहीं बुलाया जा रहा है। जबकि बीजेपी का अपना तर्क यह है कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त जो भी घोटाले हुए थे उन घोटालों को लेकर के पूरी चार्जशीट, पूरे जो कागज और दस्तावेज हैं वो सब कुछ है ईडी के पास और उन्हीं के बिहाफ पर ये सब काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। हमारे साथी ताबिश कमाल दिल्ली से। और ईडी के नोटिस पर केजरीवाल नहीं आ रही, लगातार नहीं आ रही, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला भी नहीं आई। तो ईडी क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि नोट्स पे नोट्स जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन, उनको लगातार लगभग 8 के करीब नोट्स गए थे और अरविंद केजरीवाल को भी 5 ही नोट्स गए हैं। तो अब आगे क्या होगा, साफ जाहिर है ईडी अगर चाहेगी तो बाज़ाब्ता तौर पे भारत अब निकाल सकती है। अभी तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सियासत के गलियारों में, सियासत के मैदान में इसको सब लोग कहते हैं, या अक्सर लोग सियासतदान जो है वो कहते हैं कि ईडी जो है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज वो कह रही हैं कि ईडी, या कांग्रेस की पार्टी भी वो कहती है कि ईडी बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है। और एज ए महबूबा मुफ्ती का ये तक ऐलान था कि वो एज ए ब्लैकमेलिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब नाज़रीन, आपको सियासत में भी आपको हाल अहवाल बताते चलें, और जम्मू कश्मीर की सियासत में नया हलचल भी देखने को मिल सकता है ये आने वाले दिनों में। जम्मू कश्मीर की सियासत में आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, अभी तो खबरें निकल के आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ सरकारी जो हल्के हैं या जराया हैं वो यही बता रहे हैं कि दिल्ली ने अब जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स को जो वन वे गेम किया हुआ था, यूँ कहा जाता था, जो इल्ज़ाम कश्मीर में लगा था, जो अपोजिशन में कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने या दिल्ली सरकार ने जम्मू कश्मीर की सियासत में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही पलटावारी रखे हुआ था, बाकियों को दबा के रखा था और दूसरे कुछ लोगों को ग्रो कर रहे थे जो ग्रो नहीं हो रहे थे। तो उसके बीच में अब कहा जाता है कि दिल्ली अब बराबर के पलड़े यानी लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहा जाता है वो देने जा रही है, और उस हवाले से कुछ आने वाले दिनों में कुछ बड़ी तब्दीलियां भी देखने को मिल रही हैं। और उसके साथ साथ एक नया महाज भी जम्मू कश्मीर में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और उस महाज में जो अब तक की जो सियासी शख्सियात हैं, जो सियासी मैदानों में प्लेटफार्म लेके आए हैं, जो सियासत में नए हैं, और उनको भी अब इस सियासत के मैदान में इकट्ठा करते हुए कमान उनकी बीजेपी के हाथ में दी जाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इन्हीं के बीच में जम्मू कश्मीर का सियासी पस मंजर भी बदलते हुए देखने को मिल रहा है या मिल सकता है, और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ घर वापसी हो सकती है, कुछ या किसी की तोड़फोड़ भी हो सकती है, और घर वापसी से लेकर तोड़फोड़ के दौरान कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। तो ये सियासत के बदलाव की बात, लेकिन हमारे माहौल में जो बदलाव हुआ है और उस हमारे माहौल में उस बदलाव के दौरान इस सरमा में जो बारिशें नहीं हुई, इस चिलकलान में बर्फबारी नहीं हुई, उसके बाद जंगलात में आतिशबाजी के वाक़ात हैं खूब देखे जा रहे हैं। और पिछले 48 या 50 घंटों से लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आगजनी के वाक़ात, जंगलात में आग लगने के वाक़ात देखने को मिल रहे हैं। शुमाली कश्मीर का कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, बांडीपोरा हो, डोडा कश्तवाड़ का इलाका हो, पुंछ राजौरी का इलाका हो, बाटा दूरिया हो, या बांडीपोरा के ऊपरी इलाके, वहाँ पे बर्फबारी के न होने की वजह से जंगलात को आग लग रही है और वहाँ पे बड़े पैमाने पे हमारे जंगलात को नुकसान पहुँच रहा है। बारामूला, बांडीपोरा हम कोशिश करेंगे, बांडीपोरा से हम गुलमर्ग भी चलेंगे, और गुलमर्ग अशफाक हैं इस वक्त, उनसे भी हम जानेंगे क्या है मौसम, कैसी है सूरत हाल, और इस सारी सूरत हाल में क्या कुछ किया जा सकता है। अशफाक से हम मिलते हैं, जानते हैं। अशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ज़रा अशफाक बताइए क्या कुछ मौसम का मिजाज है गुलमर्ग से लेके पहलगाम के टंगमर्ग की वादियों में, पहाड़ों पे, क्योंकि आज रात कुछ राहत की थी, गर्मी अच्छी खासी देखने को आज मिल रही थी,
और फिर अभी महकमा मौसमियात तो कहता है कि बर्फबारी होगी, लेकिन कल जो हल्की सी बर्फबारी हुई, शायद कल कोई दुआ, जो इतनी दुआएं मांगी थी, कल थोड़ी सी कोई कहे से कबूल होगी, एक ज़रा सी, और एक ज़रा सी बर्फ़ पड़ी है गुरेज में। लेकिन ओवरऑल कैसा है मौसम और क्या कहते हैं लोग? जी बिल्कुल सनम जी, जिस तरह से वादी कश्मीर के मौसम को लेकर के बात करेंगे, वादी कश्मीर में इन दिनों जो है यहाँ पर पूरी धूप दिन को रहती है, लेकिन सुबह और शाम को यहाँ पर जो है सर्द हवाएं भी चलती है। उस सर्द हवाएं से यहाँ पर जो नदी नाले हैं वो मुंजमद होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी का कारण हम ये भी मान सकते हैं कि जिस तरह से बाड़ीपुरा की आपने बात की, या जिला बारामूला के ऊपरी आहड़ या कुपवारा की आपने बात की कि यहाँ पर जो जंगलों में आग लगती है, इस वजह से कि यहाँ पर पूरा जो मौसम है, जो जंगल है वो खुश्क हुए हैं। और कहीं कहीं पर हमने ये भी देखा कि महकमा जंगलात के अफसरान जो है वो एडवाइजरी तो निकालते हैं, लेकिन वहां पर बेद में वहां पर पानी की दिक्कतें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी, क्योंकि जिस तरह से पहले देखा जाता था कि यहाँ पर जंगलों के बीचों बीच कोई यहाँ पर गड्ढे खोदे जाते थे, उनमें पानी के जखायर मौजूद होते थे, तो यहाँ पर कहीं ये इस तरह का हादसा होता था, आग लगती थी, तो उन जखायर को इस्तेमाल में लाया जाता था उस पानी को बुझाने के लिए हवाले से। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे, आज भी हमने देखा कि सबजन टंगमर्ग में यहाँ पर एक इंतजामिया ने एक मीटिंग बुलाई है, क्योंकि यहाँ के वसी जंगलात है, पीर पंचाल पूरा जो रेंज है, वहां पर देखा गया कि जो उनकी टीम है जंगलात की, वो देखें कि क्या इन जो यहाँ पर सर बनाए गए थे, जो यहाँ पर नाले उनमें पानी मौजूद है कि नहीं है, उस हवाले से भी उनको हतमी शक्ल जो है देनी पड़ेगी और इंतजामिया को एक रिपोर्ट सौंपना जाएगा। और जो यहाँ पर जो शायद हमारे नाज़रीन को मालूम होगा, जो ऊपरी इलाके हैं, यहाँ पर बेशतर लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, वो जंगलों में जाके आजकल जो है ज्यादा कोयला बनाते हैं, जिसमें तो ख्याल रखना है, बहुत जरूरी है इशफाक, ख्याल रखना है। मौसम के साथ साथ मजबूरी है कोयला बनाना, लेकिन जंगलात को आग न लगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इशफाक ने बता दिया मौसम का मिजाज, और ये बर्फ है। ये कल हमने नमाज पढ़ी थी, और नमाज सलात वो इस्तिस्का उसे कहा जाता है, और उसमें कोई शायद कोई दुआ कबूल हो गई है, लेकिन ज़्यादा सबकी नहीं हुई, क्योंकि थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी है। ये थोड़ी सी बर्फ़ जो पड़ी है गुरेज में पड़ी है, थोड़ी दूरी पड़ी है, गुरेज के तुलेल इलाके में ये बर्फ़ पड़ी है, जहाँ पे आज 10 फुट बर्फ़ होनी चाहिए थी। और दुआओं की अभी और ज़रूरत है, लगातार दुआओं की ज़रूरत है, ताकि कहीं न कहीं रब कायनात की जो उम्मीद है वो उम्मीद हमें बरा हुआ है। लेकिन कश्मीर में ये हालत, जम्मू में भी कुछ चंगा नहीं है। जम्मू में भी इस सारी सूरत में धुंध है, कोहरा है, ज़िंदगी मुतासिर है, सर्दी है, मुश्किलात है। आरएसपुरा से लेकर दूसरे इलाकों में सर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि अब लोग गर्मी करने के लिए आग जलाने लगे हैं, हीटर बॉयलर वगैरह का इस्तेमाल होने लगा है। और मुकामी लोग ये कहते हैं कि बरसों बाद ऐसा नज़ारा देखा, ऐसी सूरत देखी है। जम्मू सूबे में कहीं न कहीं ऐट पार अब सर्दी के हवाले से कश्मीर से आ गया है, और जम्मू में बड़ी तादाद में लोगों को इस बर्फ परेशानी, इस धुंध, इस आम लोगों की बात ज़रा सुन लेते हैं। जम्मू में क्या कहते हैं आपकी बात, और उसके बाद ज़रा आगे चलेंगे। कि लोकें दा आना जाना मुश्किल होई है, ट्रैफिक जेह्ड़ी सारी जाम होई है, तो इहदे कन्नै ऐसा हालात हो गए न कि लोकें गी एह्दा कारोबार जेह्ड़ा ना थोड़ा ठप्प होई है। तो इहदे कन्नै अगले आने आह्ले दिनें च लोहड़ी दा मौसम यहाँ तो खराब ही है। समझो जम्मू का मौसम चला गया श्रीनगर में, श्रीनगर का मौसम इधर आ रहा है। बात है, वहाँ तो धूप बहुत ही निकलती है। बिल्कुल, जम्मू का मौसम कश्मीर आ गया है, कश्मीर का मौसम जम्मू आ गया है। आज रात का दर्जा जो है पॉजिटिव में था। यूजुअली इन रातों में -3 -4 के आसपास होता था, लेकिन आज प्लस 0.2 ही था, लेकिन प्लस में आ गया था। तो वही बात जो जम्मू के साहब बता रहे थे कि कश्मीर का मौसम जम्मू आ गया है, जम्मू का मौसम कश्मीर आ गया है। तो ये माहौल है, असर है, इम्पैक्ट है, हमारा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हम कर रहे हैं उसका असर है। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है और खबरदार भी करना है। तो ये था उर्दू खबरनामा 2:30 बजे का, दोपहर 2:30 बजे के उर्दू खबरनामे से बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए ख्याल अपना, अल्लाह हाफिज़।